Hello student, welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture we will discuss about the DC motor and we will discuss about the working principle of DC motor and type of DC motor, and we perform the some numerical on DC motor. In this lecture we will start the three-phase induction motor and what is the working principle of three-phase induction motor, what is slip, and some numerical based on the slip and torque slip speed characteristics. तो इस यूनिट में जो हमारी यूनिट नंबर 4 है उसमें हमारे पास 4 टाइप की मशीन्स हैं. जो हमने पहली मशीन पढ़ी डीसी मशीन, सेकंड आपके पास है थ्री फेज इंडक्शन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सिंक्रोनस मशीन और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. तो आज के लेक्चर में जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ AKTU के पेपर के अकॉर्डिंग आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस लेक्चर से मिलने वाला है. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि हम इस यूनिट को किस तरीके से तैयार करें. ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको थ्री फेज इंडक्शन मशीन समझाई गई है. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मशीन. अब अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास 2 मेन पार्ट मिलेंगे. फर्स्ट वन इज द स्टेटर, जो मशीन का आपका स्टेशनरी पार्ट है, और सेकंड वन इज द रोटर, जो आपकी मशीन का रोटेटिंग पार्ट है. अब अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर आपके 3 पार्ट से मिलकर बनता है. फर्स्ट वन इज द स्टेटर फ्रेम, सेकंड वन इज द स्टेटर कोर एंड थर्ड वन इज द स्टेटर वाइंडिंग. अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर हमारे 2 टाइप के रोटर यहाँ यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज द स्क्वायरल केज रोटर एंड सेकंड वन इज द स्लिप रिंग रोटर और बाउंड रोटर. दोनों ही रोटर में जो बेसिक डिफरेंस है, यहां स्क्वायरल केज में जो आपकी स्पीड होती है वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका स्क्वायरल केज रोटर यूज किया जाता है, जबकि अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्लिप रिंग रोटर या बाउंड रोटर को यूज करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में जो हमने स्टेटर वाली बात की है कि स्टेटर में जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या शो कर रहे हैं. तो हम बात करते हैं स्टेटर फ्रेम की. अगर हम स्टेटर फ्रेम की बात करें तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर. अगर मैं रफली यहां इंडक्शन मोटर को ड्रॉ करूं तो ये जो आपका आउटर पार्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से. इस तरीके से आपकी जो कोर होगी वो आपकी सिलेंड्रिकल होगी. इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड फील्ड वाइंडिंग. इट एक्ट एज द कवरिंग एंड इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑल इनर पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर. तो ये जो बाहर का जो सर्किल दिखाई आपको दे रहा है ये आपका स्टेटर फ्रेम कहलाता है. स्टेटर कोर कौन सी होती है? ये जो आपकी ये अंदर स्लॉट हमने कट करके इसके अंदर जो फिट किया है ये आपकी स्टेटर कोर है. अब स्टेटर कोर का क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस द स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड. अगर आपको स्टेटर में की जो वाइंडिंग है वहां अगर आपको एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम स्टेटर कोर को लैमिनेट करते हैं. These lamination type of structure are made of stamping which is about 0.4 mm to 0.5 mm thick. All the stamping are stamped together to form stator core, which is then housed in a stator frame. The stamping is made up of silicon steel which help to reduce the hysteresis losses occurring in motor.
तो स्टेटर कोर का फंक्शन क्या है? स्टेटर कोर जो है वो कोई सॉलिड नहीं है, उसको स्टैंपिंग से आपको स्टक करके बनाया गया है। ठीक है। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टेटर कोर को लैमिनेट किया गया है और हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए वहां सिलिकॉन स्टील को यूज किया गया है। स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है, द स्लॉट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द स्टेटर कोर of the three phase induction motor carry these three winding। अब ये जो हमने स्लॉट यहां कट किए हुए हैं, इन स्लॉट में जहां मैं ये डॉट लगा रहा हूं, यहां आपकी स्टेटर वाइंडिंग को लगाया जाता है। ठीक है ना। we apply three phase AC supply to the three phase winding। the winding bound on the stator of three phase induction motor is also called field winding। स्टेटर में जो वाइंडिंग होगी उसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। when this winding is excited by three phase AC supply it is produce a rotating magnetic field। ठीक है। दूसरा आपके पास रोटर, रोटर आपके पास दो टाइप के रोटर हमने बताया, एक आपका स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज रोटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ सिमिलर करके, जो स्क्वायरल को पकड़ने के लिए केज हम यूज करते हैं उस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब यहां जो वाइंडिंग होती है, यहां कंडक्टर बार्स होती हैं। ठीक है। और ये एक दूसरे के स्किड होती हैं और यहां से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो आपका यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है। मीन यहां आपकी स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। जबकि स्लिप रिंग और बाउंड रोटर में आपके पास एडवांटेज है कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इन और आउट करके सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसको चेंज कर सकते हैं और उससे हम टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है वो क्या होने वाला है। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। या क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट, एक्सप्लेन। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप उसका आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम करते क्या है, व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, आपने स्टेटर कोर को थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट किया है और जब आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगी। ठीक है ना, आपने थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज के बाद आपके वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी, करंट आपके वाइंडिंग में फ्लो करेगी तो वहां आपका एनआई बनेगा जिसको आप बोलते हैं एमएमएफ। और ये जो एमएमएफ होगा ये आपका रिक्वायर्ड फ्लक्स को डेवलप करेगा। जो फ्लक्स डेवलप होगा उसकी जो नेचर होगी वो आपकी रोटेटिंग होगी। ठीक है ना, तो यहां लिखा हुआ है व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप व्हिच रोटेट्स अराउंड द स्टेटर एट सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड की बात की तो सिंक्रोनस स्पीड को हम डिफाइन करते हैं ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। सिंक्रोनस स्पीड आपकी कांस्टेंट स्पीड होती है जब आप किसी सप्लाई को किसी वाइंडिंग के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और मशीन के पोल्स अगर आपको नॉन है तो आप सिंक्रोनस स्पीड को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास टू पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है तो उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी दैट इज 120 इंटू 50 अपॉन 2 दैट इज द 3000 आरपीएम। क्लियर। तो यहां से स्टेटर वाइंडिंग से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो नेचर होगी वो रोटेटिंग होगी
और जो सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। अब दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द एयर गैप। एयर गैप क्यों बताया? क्योंकि अगर मैं यहां आपका सर्किल ये ड्रॉ करता हूं और कुछ इस तरीके से मैं स्टेटर आपको बना के दिखाता हूं, इसी तरीके से आपके जो रोटर है इसकी आउटर पेरीफेरी पे हम स्लॉट कट करते हैं और उन स्लॉट में एक वाइंडिंग प्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटर वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां आपके स्टेटर वाइंडिंग थी और इन दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है? एयर गैप है। ये आपने थ्री फेज सप्लाई अप्लाई की है। जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस एयर गैप में रिवॉल्व करेगा तो ये लिखा हुआ है द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू एयर गैप कट द रोटर कंडक्टर विच आर स्टेशनरी एट स्टार्ट। जब अभी आपकी मशीन स्टार्ट नहीं है उस कंडीशन में जो रोटर है वो आपका स्टेशनरी है। ड्यू टू relative motion between the RMF and stationary rotor, and EMF is induced in the rotor conductor. आपको पता है E is equal to d phi by dt, rate of change of flux with respect to time induced in any conductor if it is cut by this flux, तो एक EMF प्रोड्यूस होगा। तो उसने कहा कि रोटर के कंडक्टर आपके स्टेशनरी थे लेकिन एयर गैप आपका रोटेट कर रहा था, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। उस मोशन की वजह से रोटर के कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सिंस द रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रोटर कंडक्टर। नाउ द करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर आर इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्टेटर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैकेनिकल फोर्स एक्ट ऑन द रोटर कंडक्टर। क्या हुआ? अगर जब आपके रोटर कंडक्टर में ईएमएफ का प्रोडक्शन हुआ तो अगर रोटर सर्किट क्लोज सर्किट था तो उसमें एक करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी रोटर कंडक्टर में तो वो कंडक्टर बन जाएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। और व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट कंडक्टर फील ए फोर्स। ये बात कल हमने डीसी मोटर वाले लेक्चर में भी की थी जब हम डीसी मोटर के प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो जब मैकेनिकल फोर्स आपके रोटर कंडक्टर पर लगेगा और रोटर जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए फ्री है, तो the sum of mechanical forces on all the rotor conductor produce a torque which try to move the rotor in the same direction as RMF. RMF is the rotating magnetic field. Since the induction motor start to rotate from the above discussion, it can be seen that three-phase induction motor is self-starting. इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होगी? वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। द थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक्सेलरेट टिल द स्पीड रीच द स्पीड जस्ट बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। ये कहने का मतलब है कि इंडक्शन मोटर जो है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से बिलो स्पीड पे ऑपरेट करती है, ठीक है ना। अगर आपके इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगी तो उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव डिफरेंस नहीं होगा। तो स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया हुआ था वो आपका डेवलप नहीं होगा और रोटर के कंडक्टर कट नहीं होंगे, उसमें ईएमएफ का प्रोड्यूस नहीं होगा और मोटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कभी भी आपकी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट नहीं करती है, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से बिलो स्पीड पे ऑपरेट करती है। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं हम स्लिप कि व्हाट इज द स्लिप। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns एंड एक्चुअल रोटर स्पीड nr, ठीक है ना। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं s इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns। अगर मैं यहां से nr की वैल्यू निकालता हूं तो nr इज इक्वल टू निकलता है 1 माइनस s इंटू ns एंड ns इज इक्वल टू होता है 120f अपॉन p। एक फॉर्मूला है आपका S2 इज इक्वल टू sf1। F2 रोटर induced EMF frequency, this is slip
एंड दिस इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये आप चार फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4, ये फॉर्मूले याद कर लें। यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा और आपके साथ जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल साथ में हो सकता है। अब वो न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, ए 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड परसेंटेज स्लिप ऑफ 3%। ठीक है जी। उसने कहा है कि फाइंड करना आपको सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड यानी कि रोटर की स्पीड। तो आपको पोल गिवन है P इज इक्वल टू 6, स्लिप आपको गिवन है 3%। अगर आप इसको नॉर्मल वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। आपको सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी है तो NS इज इक्वल टू होता है 120 F अपॉन P। तो 120 इंटू F अगर नहीं गिवन है तो 50 हर्ट्ज, अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी आपकी 1000 आरपीएम। दिस इज एनएस। अब आपको एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एनआर इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस। तो 1 माइनस 0.03 इंटू एनएस की वैल्यू 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.97 इंटू 1000, दैट इज 970 आरपीएम। तो इस तरीके से सिंपल सा न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपके जब आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यूपीटीयू था 2011-12 में, तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ए 6 पोल यानी कि पोल आपको 6 गिवन है, इज सप्लाइड बाय ए 10 पोल अल्टरनेटर। चलो जी, अल्टरनेटर के पोल दिए हुए हैं 10 विच इज ड्राइवन एट 600 आरपीएम। यानी कि ये जो 600 आरपीएम, अल्टरनेटर हम बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को, और सिंक्रोनस जनरेटर हमेशा आपका ऑपरेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पे, इसलिए ये जो स्पीड आपकी गिवन है ये सिंक्रोनस स्पीड गिवन है। इफ मोटर इज रनिंग एट 970 आरपीएम, इसने कहा कि अगर मोटर जो है वो 970 आरपीएम पे ऑपरेट कर रहा है तो आपको स्लिप बतानी है कितनी होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां NS इज इक्वल टू होता है 120 F अपॉन P। आपको NS भी गिवन है 600, 120 F आपको गिवन नहीं है, ये आपको गिवन है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 दूनी 12, F इज इक्वल टू 600 अपॉन 20। नहीं, पोल आपको इस 6 पोल, अच्छा 10 पोल, अल्टरनेटर के जो पोल है वो 10 है, तो यहाँ 10 होगा तो ये आ जाएगा 12, तो ये आपका 12 सेट हो, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 50 हर्ट्ज। यानी कि आपकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। अब मोटर जो है उसके पोल 6 हैं, तो उस केस में सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, NS इज इक्वल टू 120 अपॉन P। तो 120 इंटू 50 जो हमने कैलकुलेट की है, पोल दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि 1000 आरपीएम। ठीक है जी। और हमें पता है स्लिप इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS। NS 1000 माइनस 970 अपॉन 1000, यानी कि 30 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.03 और 3%। तो इस तरीके से आपके सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बस थोड़ा सा डाटा चेंज करके मैनी टाइम्स आपसे पूछा गया। आप देखिए 2002 में पूछा गया था, 13-14 में पूछा गया है, 19-20 में भी पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है 6 पोल, पोल आपको गिवन है 6, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, स्लिप आपको गिवन है 5%, या हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 0.05 एट सर्टेन लोड। द स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। NS इक्वल टू
120F/P। तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 50/6 यानी कि 1000। अब अगर मैं रोटर की स्पीड कैलकुलेट करता हूं तो एन आर इज इक्वल टू होता है 1-s/NS, यानी कि 1-0.05 इंटू 1000, दैट इज 950 आरपीएम। अब ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड हो गई और ये आपके पास रोटर की स्पीड हो गई। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम किसी स्टेटर या रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो स्पीड आपकी हमेशा सिंक्रोनस स्पीड की बात होगी। मीन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हो या स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, वो दोनों की दोनों सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व करेंगे। ये स्पीड एनआर जो है वो रोटर की स्पीड है और स्टेटर की जो स्पीड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा गया है, द स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। स्टेटर आपका स्टेशनरी है, तो रोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा स्टेटर के रेस्पेक्ट में वही स्पीड रोटर की होगी। तो पहले पार्ट में जो स्पीड आएगी दैट इज द 950 आरपीएम। सेकंड पार्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। तो मैंने आपको बताया था कि रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होती है F2 इक्वल टू SF1। तो S 0.05, F50 यानी कि 2.5 हर्ट्ज। रोटर के साइड के करंट की फ्रीक्वेंसी पूछे या वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसके लिए सेम फॉर्मूला आपका यूज होता है। तीसरे पार्ट में उसने पूछा है द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। तो रोटर किस स्पीड से रोटेट कर रहा है 950 आरपीएम, और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा 1000 आरपीएम, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 50 आरपीएम। ठीक है जी, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड 1000 की स्पीड से रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, और रोटर आपका 950 से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 का। द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है 1000, और स्टेटर जीरो स्पीड से क्योंकि स्टेशनरी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम। फिफ्थ, द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है यानी 1000 की आरपीएम से, और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है यानी कि वो भी 1000 से, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा यानी कि जीरो। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। सेम डाटा के साथ भी यूज किया जा सकता है और डिफरेंट डाटा के साथ भी। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लें और कर लें। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, देख लीजिए, देखते हैं क्या है। ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड व्हेन स्लिप इज दिस, फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर रन्स एट 600 आरपीएम। ठीक है जी, तो आपको स्लिप भी दी हुई है, आपको रोटर की स्पीड भी दी हुई है, एनएस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी पूछी है रोटर व्हेन रन एट 600 आरपीएम। ठीक है जी, तो आप इसको कर लीजिए। चलिए, अब यहां से जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है दैट इज द टॉर्क स्लिप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टॉर्क स्लिप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, या डिफाइन द ऑल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ इंडक्शन मशीन। तो जब हम इंडक्शन मशीन के ऑपरेटिंग रीजन की बात करते हैं तो वहां आपको तीन रीजन मिलते हैं। सबसे पहले हमने टॉर्क स्लिप की फुल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की, एक्स एक्सेस पे हमने स्लिप और स्पीड लिया है, और वाई एक्सेस पे हमने टॉर्क लिया है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने ड्रॉ की है इस तरीके से, दिस, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड, ये डबल सिंक्रोनस स्पीड, दिस इज
0। तो हमने यहां रीजन डिफाइन किए हुए हैं कि आपके पास जो रीजन है दिस इज द मोटर रीजन। मोटर रीजन मतलब जब आपकी स्लिप 0 और 1, 0 से बड़ी है और 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है। 0 से 1 के बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज द मोटरिंग रीजन। इसका मतलब इंडक्शन मशीन यहां मोटर की तरह ऑपरेट करती है। इनपुट आपका सप्लाई से लेगी और आपको आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर करेगी। जब आपकी स्लिप की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, यानी कि निगेटिव होगी। निगेटिव कब होगी? अगर हम स्लिप की बात करें तो NS माइनस NR अपॉन NS। स्लिप निगेटिव तभी हो सकती है जब रोटर की स्पीड आपके सिंक्रोनस स्पीड से अबव चली जाए, ठीक है ना। तो लेस देन 0 यानी कि निगेटिव। निगेटिव तब होगी जब रोटर आपके हाई स्पीड से ऑपरेट करेगा। जब रोटर आपका हाई स्पीड से ऑपरेट करेगा तो वहां जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो आपका सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा। इसका मतलब करंट आपका हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो आपका रोटर सर्किट से स्टेटर सर्किट की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब मोटर आपका जो होगा वो जनरेटिंग रीजन में ऑपरेट करेगा जब आपकी स्लिप लेस देन 0 होगी। तीसरा केस, जब आपकी स्लिप ग्रेटर देन 1 हो। अब ग्रेटर देन 1 कब हो सकती है? जब NR की वैल्यू निगेटिव हो जाए। निगेटिव हो जाएगी तो ये प्लस साइन आ जाएगा, NS प्लस NR अपॉन NS। इसका मतलब जब हमें मोटर को स्टॉप करना है, रोकना है, उस कंडीशन में आपकी स्लिप ग्रेटर देन 1 होती है और उस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। तो यहां हमने आपके तीनों रीजन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मोटरिंग रीजन, ब्रेकिंग रीजन एंड जनरेटिंग रीजन। तो आप इनको यहां से स्टडी कर सकते हैं, आप इनको यहां से पढ़ सकते हैं कि आपके मोटरिंग रीजन में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस में कितना लिखना है। अगर आपसे रीजन पूछा जाता है तो आपको केवल ये रीजन आपको लिखने हैं। अब आपसे इसी उसमें अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टॉर्क स्लिप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, केवल मोटरिंग मोड एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। अब मोटर मोड में आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस पे आपकी स्लिप है और यहां आपका टॉर्क है वाई एक्सिस पे। ये स्टार्टिंग टॉर्क S इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू 1। अब हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से इस टॉर्क को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है। यहां हमने दो रीजन आपके डिजाइन किए हैं। कौन से? यहां हमने यूज किया है लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन जो आपका 0 से 0.4 के बीच में लिया है, एंड हाई स्लिप रीजन जो आपका 0.4 से लेके 1 के बीच में, ठीक है जी। अब दो स्लिप रीजन की हम बात करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो आप देख रहे हो हमने यहां कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ की है वो 0 से SM, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद ये आपका एक हाइपर पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजन आपका O से A तक स्टेबल रीजन शो किया गया है, A से B के बीच में अनस्टेबल रीजन, और पॉइंट A मैक्सिमम टॉर्क एंड पॉइंट B इज स्टार्टिंग टॉर्क, पॉइंट A B, ठीक है जी। चलिए तो इसको देखते हैं हम क्या करते हैं। जब हमने लो स्लिप रीजन को कंसीडर किया है तो उस कंडीशन में लो स्लिप रीजन S इज वेरी स्मॉल। S की वैल्यू जो है, स्लिप जो है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि जो रोटर है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड के नियर बाई ऑपरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि S की वैल्यू है NS माइनस NR अपॉन NS। जब NR की वैल्यू NS के इक्वल होगी तो S की वैल्यू बहुत कम होगी। ड्यू टू दिस द टर्म SX स्क्वायर इज सो स्मॉल। हमने अभी टॉर्क की बात की थी, टॉर्क में आपके पास क्या है, SX स्क्वायर है, ये वाली टर्म। जब S की वैल्यू स्मॉल है तो स्क्वायर में जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब वो R2 स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट की जा सकती है।
अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा SR2 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर हम R2 को कांस्टेंट मान लें तो लो स्लिप रीजन के लिए टॉर्क आपका स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन इन नेचर होगा। ठीक है जी। अब देखिए तो यहां आपकी जो लाइन है दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो टॉर्क इंक्रीजेज लीनियरली इन द लो स्लिप रीजन, हेंस दिस इज कॉल्ड द स्टेबल रीजन। ये कह रहा है कि अगर आपकी स्लिप डाउन जाती है यानी कि रोटर की स्पीड कम होती है, ठीक है, तो स्लिप बढ़ेगी। अगर स्लिप बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर रीजन में 0 से 0.4 के बीच में टॉर्क सेम रेशियो में आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन का मतलब लो लोड भी है, ठीक है ना, हम लो स्लिप रीजन को लो लोड भी बोल सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2 नंबर में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड स्लिप फॉर द लो लोड। हाई स्लिप रीजन मतलब हाई लोड। इन दिस रीजन द स्लिप इज हाई, दैट्स मीन स्लिप वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1 आपकी कब होगी, जब रोटर की स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन मोटर जब 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा तो मोटरिंग रीजन है हमारा, तो इट कैन बी एज्यूम दैट द टर्म आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू SX2 स्क्वायर। हेंस neglecting R square from the denominator and we get T directly proportional SR2 upon SX2 square। अगर हम यहां से देखें तो टॉर्क जो है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन हाई स्लिप रीजन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, हेंस द नेचर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हेन द लोड इंक्रीजेज, अब हमने बोला था कि ए से बी के रीजन को अनस्टेबल रीजन, ए से बी के अनस्टेबल रीजन, उसका मतलब क्या है, हमारी स्लिप क्यों बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड जो है रोटर की वो डिक्रीज कर रही है। और डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि उसमें लोड बढ़ता जा रहा है। व्हेन द लोड इंक्रीजेज द लोड डिमांड इंक्रीजेज बट द स्पीड डिक्रीजेज। एज द स्पीड डिक्रीजेज द स्लिप इंक्रीज। इन हाई स्लिप रीजन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्लिप आपका इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आप यहां देखिए ये कंडीशन, जैसे जैसे आपकी स्लिप बढ़ती जा रही है, स्पीड आपकी डाउन जा रही है, लेकिन टॉर्क भी आपका डाउन जाना है। लेकिन मशीन को अगर स्टेबल रीजन में होती तो वो क्या करती, उसके लिए एफर्ट लगाती मशीन, उसको ऑपरेट रन कराती। लेकिन यहां मशीन क्या हो रही है, टॉर्क को रिड्यूस करती जा रही है, यानी कि मशीन आपकी फेल हो रही है। और मशीन फेल हो रही है तो वो रीजन हमने बोला है अनस्टेबल रीजन। ठीक है जी। तो इस रीजन में आपकी जो मशीन होगी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आके स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाई स्लिप रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। Thus the motor cannot continue to rotate at any point in this point high slip region, hence it is called the unstable region. Every motor has its own limit to produce a torque. The maximum torque the motor can produce as the load increases, that is the Tm, which occur at S is equal to Sm. So the linear behavior continue till S is equal to Sm. If the load is increases beyond this limit, the motor slip act dominantly, pushing the motor into the high slip region. Due to unstable condition, motor comes to standstill condition at such a load. Hence, Tm, that is maximum torque which motor can produce, is also called breakdown torque or pull out torque. तो यहां से आपके पास 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका वर्किंग प्रिंसिपल एंड सेकेंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन 7 नंबर में आपका 100% आएगा। ठीक है ना, तो आप यहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मशीन को और उसके बाद हम सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को। ठीक है, ओके, थैंक यू।